राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बेहद शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा और सबसे मुख्य सवाल यह था कि अब इन राज्यों की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाएगी और कौन होगा नया मुख्यमंत्री। इतने दिन के इंतजार और सोच विचार के बाद अब एक एक करके भाजपा अपने पत्ते खोल रही है और मुख्यमंत्री की घोषणा कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस आखिरकार 8 दिन बाद खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने के बाद हफ्ते बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव के रूप में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, जहां बेहद गहरे सोच विचार के बाद बीजेपी विधायकों ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का ताज पहनाने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और लगातार तीसरी बार विधायक के रूप में चुनाव भी जीता है। आइए जान लेते हैं कि उनका अब तक का सियासी करियर, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मोहन यादव कौन है। दरअसल मोहन यादव ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की। 1982 में वो माधव विज्ञान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सह सचिव रहे। 1984 में इसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी बने। इसी साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बनाए गए। 1986 में एबीवीपी के प्रमुख बने। फिर साल 1988 में मध्य प्रदेश में एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री रहे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बने। साल 1991 से 1992 में मोहन यादव को एबीवीपी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। इसके बाद मोहन यादव संघ में भी सक्रिय रहे। 1993 से 1995 के बीच वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाहक भी रहे। 1996 में खंड कार्यवाहक और नगर कार्यवाहक भी बने। इसके बाद साल 1997 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य बने। साल 1999 में भाजयुमो के उज्जैन संभाग के प्रभारी बने। साल 2000 से 2003 के बीच मोहन यादव उज्जैन स्थित विक्रम यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद के सदस्य भी रहे। इसके बाद साल 2000 से 2003 के बीच मोहन बीजेपी के नगर जिला महामंत्री भी रहे। 2004 में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बनाए गए। 2004 में ही मध्य प्रदेश के सिंहस्थ की केंद्रीय समिति के सदस्य नियुक्त हुए। 2004 से 2010 के बीच उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। 2011 से 2013 के बीच मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसी बीच प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी बनाए गए। वहीं मोहन यादव को उज्जैन में कराए गए विकास कार्यों के लिए अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के निरंतर विकास के लिए उन्हें साल 2011 से 2012 और 2012 से 2013 में राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया था। अगर मोहन यादव के राजनीतिक करियर की बात करें तो मोहन यादव का राजनीतिक करियर 2013 में विधायक के रूप में उनके पहले चुनाव के साथ शुरू हुआ और वह 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से चुने गए। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में यादव का प्रभाव तब और मजबूत हो गया जब 2020 में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में आई। तब उन्होंने 2 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे मोहन यादव कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अपने राजनीतिक प्रयासों के अलावा उन्हें एक व्यवसायी के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में हुए 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव के खिलाफ 12,941 वोटों के अंतर से जीत हासिल करते हुए उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीट का सफलतापूर्वक जीत ली। इस जीत ने विधायक के रूप में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल चिन्हित किया, जिसमें उन्हें 95,699 वोट मिले। उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र जो मालवा उत्तर क्षेत्र का हिस्सा है और उज्जैन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 2003 में भाजपा के लिए एक गढ़ रहा। बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी समेत मोहन यादव के पास कई शैक्षणिक डिग्रियां भी हैं।
इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरह बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला किया उसने हर किसी को चौंका दिया। मोहन यादव को भले ही सत्ता की कमान सौंपी है, लेकिन राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम भी बनाया गया। मध्य प्रदेश की सियासत में 20 साल के बाद फिर से डिप्टी सीएम का फार्मूला सामने आया। बीजेपी ने सियासी संतुलन और मजबूत समीकरण बनाने का दांव चला। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण और जगदीश देवड़ा दलित जाति से आती हैं। इस तरह बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले ओबीसी दलित ब्राह्मण केमिस्ट्री बनाने की कवायद शुरू की है। आजादी के बाद से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में ये 5वीं बार है जब डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया गया, लेकिन हर बार पार्टियों की सियासी मजबूरी रही है। एमपी में डिप्टी सीएम बनाने के पीछे हमेशा से जाति बैलेंस को बनाना रहा है। मध्य प्रदेश गठन के बाद 1957 से राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो पता चलता है कि समय समय पर संतुलन बैठाने का यह प्रयोग प्रदेश में किया गया। इस बार भी सत्ता संतुलन बैठाने के लिए डिप्टी मुख्यमंत्री के फार्मूले को अपनाया गया है। वहीं अगर एमपी में अब तक के डिप्टी सीएम की बात करें, मध्य प्रदेश में पहली बार 1967 में प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। वही जनसंघ नेता वीरेंद्र कुमार सकलेचा को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इसके बाद 1980 में अर्जुन सिंह सीएम बने थे, तो आदिवासी समुदाय से आने वाले शिव भानु सिंह सोलंकी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। साल 1993 में दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब सुभाष यादव और प्यारेलाल कंवर डिप्टी सीएम बने थे। इसके बाद दिग्विजय सिंह दोबारा से 1998 में मुख्यमंत्री बने, तो जमुना देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, ताकि मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण को साध रखा जाए। अब 5वीं बार डिप्टी सीएम बनाने का दाव बीजेपी ने चला है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फार्मूले से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बनाने का दांव चला। मुख्यमंत्री बनने जा रहे मोहन यादव दक्षिण उज्जैन से विधायक हैं, जबकि जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ से और राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक हैं। ओबीसी के यादव समाज से आने वाले मोहन यादव को एमपी के सत्ता की कमान सौंपी गई है, तो स्वर्ण और दलितों को भी साधे रखने के लिए देवड़ा और शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। ओबीसी समुदाय की आबादी मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा है, जबकि ब्राह्मण वर्ग विंध्य अंचल और मध्य भारत अंचल में बड़ी संख्या में है। इसके अलावा पूरा मालवा निमाड़ अंचल में दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। जगदीश देवड़ा के जरिए दलित और राजेश शुक्ला के सहारे ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का दांव चला गया है। बीजेपी ने 3 नेताओं के जरिए एमपी का जातिगत समीकरण साधने की कवायद की है। इसके साथ ही यादव को मध्य प्रदेश का मोहन बनाकर बीजेपी ने यूपी बिहार को भी साधने की कोशिश की है। दरअसल बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कड़ी चुनौती बिहार और यूपी से ही मिल सकती है। इसी को देखते हुए पार्टी ने एक यादव को सीएम बनाकर दोनों प्रदेशों में एक बेहतर जातिगत कार्ड खेल दिया है। वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, और ऐसे में चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी संबोधन को यादव के बीच बीजेपी की पहुंच के बारे में देखा जा सकता है। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी सहयोगी हरमोहन सिंह यादव महासभा के संस्थापक भी थे। 1989 में जब मुलायम यूपी के मुख्यमंत्री बने तो हरमोहन सिंह का प्रभाव बढ़ गया। लोग हरमोहन सिंह को मिनी सीएम और मुलायम खुद उन्हें छोटे साहब कहकर संबोधित करते थे। यूपी की 24 करोड़ आबादी में यादवों की जो हिस्सेदारी है वो करीब 9 से 10% है। इसके साथ ही प्रदेश में 54 जिले हैं और इनमें से 12 जिलों में यादवों की आबादी लगभग 20%, जिसमें आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद और कुछ अन्य जिलों में भी यादवों का दबदबा है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज द्वारा किए गए एक चुनावी अध्ययन में कहा गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 83% यादवों ने एसपी को वोट दिया था। हालांकि इसके बावजूद 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 8 जिलों मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, औरिया, कन्नौज और फर्रुखाबाद में फैली यादव भूमि की 29 सीटों में से 18 सीटें जीती, जबकि भाजपा की सहयोगी अपना दल को भी
1 सीट मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 10 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं 2012 में यहां पर सपा को 29 में से 25 सीटें और भाजपा को केवल 1 सीटें मिली थी, जबकि बसपा ने 1 जीती और 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी। 2017 में मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा ने यादव गढ़ को ध्वस्त कर दिया और 29 में से 23 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 6 सीटें ही हासिल कर सकी। इसके अलावा यदि बिहार की बात करें तो बिहार में हाल ही में जारी जाति आधारित सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में यादवों की आबादी सबसे बड़ी है, जिनकी कुल आबादी 14.26% है, जिसमें सेंध लगाने की तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई ने लगभग 21,000 से अधिक यदुवंशियों यानी कि यादव समुदाय के सदस्यों को पार्टी में शामिल कराया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम और यादव मतदाता के ही दम पर बिहार में 15 वर्षों तक शासन किया था। हालांकि 2013 में भाजपा ने नंद किशोर यादव को बीजेपी ने विपक्ष का नेता बनाया था। आपको बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन मधेपुरा, सिवान और गोपालगंज की सीटों पर यादव मतदाता लगभग 50% से अधिक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यादव प्रभाव वाली सीटों पर मुकाबला मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता दल पार्टी के बीच होगा। बिहार में मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, पटना साहिब, गया, पूर्णिया और अररिया सीटों पर चुनाव परिणाम यादव मतदाताओं के रुख पर ही निर्भर करेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यादवों के बीच पैठ बनाने में कामयाब रही, लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2024 में बीजेपी को वोट देने वाले राजद समर्थक 2015 में वापस राजद में चले गए। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी यादवों की दूसरी पसंद बनकर उभर रही है। वे भाजपा की तुलना में बसपा, जदयू को वोट देने के प्रति कम इच्छुक है। वैसे तो अखिलेश यादव कई मौकों पर बीजेपी की आलोचना करते हुए कह चुके हैं कि यह सिर्फ स्वर्णों की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का कार्ड खेला है, उससे सपा प्रमुख पर अब दबाव जरूर बनेगा। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान यादव वोटों का एक हिस्सा एनडीए की ओर ट्रांसफर हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर मतदाताओं को बिहार में आरजेडी या यूपी में सपा के सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है, तो यादव वोटों की भाजपा और एनडीए की ओर जाने की गति बढ़ सकती है। इसीलिए एनडीए को यूपी और बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान अधिक यादव वोट आकर्षित करने का भरोसा है, जिस पर मोहन यादव का नाम सोने पर सुहागा होगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को यह कहते हुए सीट शेयरिंग से साफ मना कर दिया था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए और अब गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को होगी। सूत्रों की माने तो अखिलेश लोकसभा में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, लेकिन मोहन यादव के सीएम बनने के बाद वह अब कांग्रेस को कम सीट देकर यूपी में खुद को सबसे बड़ी पार्टी और यादवों का सबसे बड़ा नेता बताने में पीछे नहीं हटेंगे। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाता है या नहीं और यादवों का वोट किसे मिलता है। भाजपा का ये प्लान आखिर कितना सफल होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।